हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो है एक मोटिवेशनल स्टोरी के ऊपर और स्टोरी का टाइटल है द ओक एंड द रीड्स। ओक एक तरीके का पेड़ है और हिंदी में इसको बोलते हैं शाह बबूल का पेड़। तो ये एक बहुत ही ऊंचा सा वृक्ष होता है, पेड़ होता है। और रीड्स एक तरीके की घास होती है, लंबी पतली, इसको सरकंडा भी बोलते हैं। और ये ज़्यादातर पानी के पास उगती है। तो घास की ही एक वैरायटी होती है जिसको बोलते हैं रीड्स। और क्या खासियत है इसकी कि ये पानी के पास ही उगती है या पाई जाती है। तो टाइटल का मीनिंग हुआ शाह बबूल का पेड़ और सरकंडे। तो इनकी ये बहुत ही अच्छी सी कहानी है और इस कहानी के ज़रिए हम कुछ मोटिवेशन सीखेंगे और साथ ही में नए नए वर्ड मीनिंग्स हैं और नए शब्द जब आप देखेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखेंगे। और मैं साथ साथ ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर भी आपको समझाती जाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। द जायंट ओक। जायंट का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, बहुत विशाल। तो जायंट ओक स्टूड नियर अ ब्रुक। तो स्टूड का मतलब है स्टैंड का पास्ट टेंस है, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है स्टैंड और वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टूड। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जायंट ओक स्टूड, एक बहुत ही विशाल बड़ा सा ओक, शाह बबूल का पेड़ खड़ा था। नियर अ ब्रुक। अब ब्रुक का मतलब होता है एक छोटी सी नहर, वाटर बॉडी जो थोड़ी छोटी हो, रिवर से थोड़ी छोटी होती है। तो नियर अ ब्रुक, नज़दीक में एक नहर के। इन विच ग्रू सम स्लेंडर रीड्स। इन विच, तो ये ब्रुक की बात हो रही है, इसमें ग्रू उगे थे। ग्रो का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ग्रू। ग्रो, ग्रू, ग्रोन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि सेंटेंस है हमारा सिंपल पास्ट में। तो क्या उगे हुए थे? सम, कुछ, स्लेंडर रीड्स। स्लेंडर मीन्स पतला, रीड्स ये सरकंडे। जहाँ आपको ये बताया था कि ये एक तरीके की घास होती है जो पानी के पास उगती है। तो इस सेंटेंस का मतलब बना अ जायंट ओक स्टूड नियर अ ब्रुक इन विच ग्रू सम स्लेंडर रीड्स। इसको ग्रीव नहीं बोलेंगे, ग्रू। तो एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा शाह बबूल का पेड़ खड़ा था एक नहर के पास में, जिसमें कि उगे थे कुछ पतले सरकंडे। तो ये ब्रुक के पास क्या उगे थे? ये हरे हरे रंग की जो घास होती है, सरकंडे, ये उगे हुए थे। When the wind blew, जब हवा बहती थी, चलती थी। ब्लो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ब्लू सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ब्लोन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। तो ब्लो मतलब बहना और ब्लू बहती थी। तो when the wind blew, जब हवा बहती थी या चलती थी, the great oak stood proudly, तो जो ये विशाल शाह बबूल का पेड़ था वो खड़ा रहता था गर्व के साथ। प्राउडली, गर्व के साथ। स्टैंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, स्टूड वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज्ड है यहाँ पे। तो ये पेड़ जो ओक का वृक्ष है वो खड़ा रहता था बिल्कुल गर्व के साथ, प्राउडली। अपराइट, बिल्कुल सीधा होके खड़ा रहता था। विद इट्स 100 आर्म्स अपलिफ्टेड टू द स्काई। अब पेड़ की तो हाथ नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपेयर किया गया है या सिंबॉलिकली एक सिंबल के तौर पर जो ब्रांचेस होती हैं पेड़ में, टहनियाँ होती है, उसको कंपेयर किया गया है उसके आर्म्स या बाजुओं से। तो जब इस तरीके से किसी भी स्टोरी में, पोएम में कंपैरिजन होता है और एक चीज़ को दूसरे चीज़ की तरह हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो सिंबल की तरह, सिंबॉलिक वे में, तो सिंबॉलिज्म बोलते हैं उसको। तो सिंबॉलिज्म की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया कि उसके हज़ारों या सैकड़ों हाथ और अपलिफ्टेड, उठे हुए थे, टू द स्काई, स्काई की तरफ, आसमान की तरफ।
अब हाथ तो नहीं है यहाँ पे, तो उसकी ब्रांचेज है, टहनियाँ, जो कि बिल्कुल ऊंचे ओक के पेड़ की ऊपर को उगी हुई हैं, तो उसका भी कंपैरिजन किया गया यहाँ पे हाथों के साथ, बाजुओं के साथ। तो व्हेन द विंड ब्लू द ग्रेट ओक स्टूड प्राउडली अपराइट विद इट्स 100 आर्म्स अपलिफ्टेड टू द स्काई। तो जब हवा बहती थी तो ये महान शाह बबूल का पेड़ खड़ा रहता था बिल्कुल गर्व के साथ, बिल्कुल सीधा, और उसकी जो सैकड़ों आर्म्स, जो बाजुएं थीं, वो उठी रहती थी आसमान की तरफ। बट द रीड्स बाउड लो इन द विंड। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम देखें कि दो चीज़ें हैं वहाँ पे नदी के, ये छोटी सी नहर के किनारे, एक तो है ओक ट्री और दूसरा है रीड्स। लेकिन जो अगर रीड्स की बात करें, सरकंडों की बात करें, तो क्या होता था, वो बाउड लो, तो वो झुक जाती थी बिल्कुल नीचे। बाव का मतलब होता है सर झुका लेना, तो नीचे झुक जाती थी वो। लो नीचे, इन द विंड, जब विंड बहती थी, हवा बहती थी, तो सरकंडे कैसे होते थे, बिल्कुल ही झुका लेते थे अपने सिर को, मतलब कि वो बेंड हो जाते थे नीचे की तरफ। एंड सिंग का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सैंग, अ सैड एंड मोनफुल सॉन्ग, और गाते थे एक बिल्कुल दुखी और मोनफुल, उदासी भरा सॉन्ग, गाना। लेकिन जो रीड्स थे, सरकंडे थे, वो क्या करते थे, अपने सिर को बिल्कुल नीचे झुका लेते थे इस हवा के, जब हवा तेज़ बहती थी, और गाना गाते थे, एक दुख भरा और उदासी भरा गाना गाया करते थे। तो अब ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये पंक्चुएशन मार्क, तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई डायरेक्ट स्पीच बोली जा रही है, कोई डायलॉग की डिलीवरी कर रहा है, उसको हम उसके बिल्कुल उसी के शब्द हैं ये, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है अभी, क्योंकि ये कॉमास के अंदर है। तो इसका मतलब होता है कि शब्द जो डायरेक्टली बोले जा रहे हैं, जो डायलॉग डिलीवरी हो रही है, वो वाले शब्द हैं ये, सेम टू सेम। यू हैव रीज़न टू कंप्लेन सेड दी ओक। अब यहाँ पे मैं दी क्यों बोल रही हूँ इसको, क्योंकि जो वर्ड होता है अगर उसके पहले वॉवल साउंड होता है, AEIOU, ये वाले साउंड होते हैं, तो उससे पहले अगर ये THE लिखा होता है, इसको द नहीं बोलेंगे, तब दी बोलते हैं, ये तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो क्या बोला ओक के पेड़ ने, शाह बबूल के पेड़ ने रीड्स को बोला, यू हैव रीज़न टू कंप्लेन, तुम लोगों के पास तो एक रीज़न है शिकायत करने का। कंप्लेन, शिकायत करने का, तो वो उनको एक तरीके से चिढ़ा के बोल रहा है कि हाँ हाँ, आप लोगों के पास तो कुछ रीज़न फिर भी है शिकायत करने का। सेड दी ओक, फिर से इन्वर्टेड कॉमास है, इसका मतलब डायलॉग दे रहा है, वो सेम कुछ शब्द बोल रहा है रीड्स को। द स्लाइटेस्ट ब्रीज, स्लाइट से बना है, EST लगा हुआ है ये वाले एडजेक्टिव में, इसका मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री, जहाँ भी EST लगता है। 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में तो यही हो गया स्लाइट, और जो कंपैरेटिव है उसमें ER लगता है, क्योंकि दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है, स्लाइटर, और EST जब लगता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, मतलब सबसे ज़्यादा। अब द स्लाइटेस्ट ब्रीज, एक छोटी सी, सबसे छोटी सी ब्रीज, हवा, दैट रफल्स द सरफेस ऑफ द वाटर, जो कि थोड़ा सा झालदार बना देती है वाटर के, पानी के सरफेस, सतह को। अब रफल का मतलब होता है जैसे कि अगर आप कोई पत्थर डालते हो पानी के अंदर, तो उसमें जो रिपल्स उठ जाते हैं, उसमें कुछ वेव्स सी बनती हुई आपने देखी होगी, तो वो तो पत्थर डालने से हुई जो वेव्स बन गई। लेकिन जब हवा भी चलती है तो भी आप देखोगे पानी की जो सतह होती है उसमें थोड़े से मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं रफल। तो बोलता है कि अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है, दैट रफल्स द सर्फेस ऑफ द वाटर, जो कि पानी की सतह को थोड़ा सा भी झालदार बना दे, मेक्स यू बाउ योर हेड्स, तो उससे क्या होता है, इतने से भी, इतनी हवा भी तुम लोगों को मजबूर कर देती है तुम्हारा सिर झुकाने के लिए।
तो बाउ योर हेड्स, तुम्हारे सिर झुकाने के लिए तुमको मजबूर कर देती है छोटी मोटी सी हवा भी। वाइल आई, अब ये काफ़ी घमंडी तरीके से बोल रहा है वाइल आई, और जबकि मैं, द माइटी ओक, एक ताकतवर शाह बबूल का पेड़, स्टैंड अपराइट, मैं तो बिल्कुल ही सीधा खड़ा रहता हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होता हवा के आने से, छोटी मोटी हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आई स्टैंड अपराइट, मैं बिल्कुल सीधा खड़ा रहता हूँ। एंड फर्म, और बिल्कुल अटल। अटल वो होता है, फर्म का मतलब है अटल, जिसको हिलाया नहीं जा सकता। एंड फर्म बिफोर द हाउलिंग टेम्पेस्ट, और मैं बिल्कुल अटल रहता हूँ, बिना हिले डुले रहता हूँ। किसके सामने? यहाँ पे है बिफोर द, तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ के पहले, और वो क्या चीज़ है? हाउलिंग टेम्पेस्ट। हाउलिंग का मतलब होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से जब आवाज़ करके, टेम्पेस्ट आंधी तूफान आता है, जब बहुत ही तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी बहुत तेज़ चलती है, तो आपने सुनी होगी उसकी आवाज़ आती है, तो उसको गरजना, हाउलिंग मीन्स गरजना। तो मैं जो हूँ, तुम लोगों को तो एक छोटी सी हवा भी हिला देती है, लेकिन मैं जो कि ताकतवर ओक हूँ, मैं तो सीधा खड़ा रहता हूँ और बिल्कुल अटल खड़ा रहता हूँ आंधी तूफान, गरजते हुए आंधी तूफान के सामने भी। इसका मतलब यहाँ पे होगा के सामने भी। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे किसकी स्पीच खत्म हो गई? डायरेक्ट स्पीच थी ओक ट्री की। अब यहाँ दोबारा से इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, और डायरेक्ट स्पीच फिर से हो रही है, और एग्जैक्ट वर्ड्स कोट किए जा रहे हैं यहाँ पे। डू नॉट वरी अबाउट अस, रिप्लाइड द रीड्स। तो रीड्स ने क्या बोला? सरकंडों ने क्या बोला पेड़ को, ओक के पेड़ को? डू नॉट वरी अबाउट अस, आपको हमारे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे बारे में चिंता मत करिए। डू नॉट वरी, चिंता मत करिए, अबाउट अस, हमारे बारे में। रिप्लाइड द रीड्स, रीड्स ने जवाब दिया। और फिर से डायलॉग हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट स्पीच। द विंड्स डू नॉट हार्म अस, वी बाउ बिफोर देम। तो जो यह तेज़ हवाएं हैं वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। वी बाउ बिफोर देम, हम झुक जाते हैं उनके सामने, उनके मतलब हवाओं के, तेज़ हवाओं के सामने। एंड सो वी डू नॉट ब्रेक, और इसीलिए, सो इसीलिए, वी हम, डू नॉट ब्रेक, हम टूटते नहीं हैं। यू इन ऑल योर प्राइड एंड स्ट्रेंथ, और आप, रीड्स बात कर रहे हैं ओक के ट्री से, और आप इन ऑल योर प्राइड एंड स्ट्रेंथ, आपके घमंड और ताकत में, हैव सो फार रेजिस्टेड देयर ब्लोज। सो फार मतलब अब तक, रेजिस्ट किया है आपने, रोका है या विरोध किया है, देयर ब्लोज, तो ये तूफान के झटके या चोट, जो भी तूफान नुकसान पहुंचाता है वो आपको अभी नहीं हुआ है। आपने अब तक घमंडी बन के और अपनी ताकत दिखा के अभी तक तो क्या किया है? विरोध किया है या रोका है इन तेज़ हवाओं के थपेड़ों को या झटकों को। बट द, अब यहाँ पे एंड है इसलिए उसको दी पढ़ेंगे। बट द एंड इज़ कमिंग, लेकिन अब जो अंत है वो नज़दीक आ रहा है। तो ये रीड्स ने बोला और डायरेक्ट स्पीच ख़त्म हो गई, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए। एज द रीड्स स्पोक, तो एज मतलब कि जैसे ही रीड्स ने ये बोला, तो स्पीक का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है स्पोक, स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। तो यहाँ पे है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, स्पीक कहना, स्पोक कहा। जैसे ही रीड्स ने ये कहा, अ ग्रेट हरिकेन रश्ड आउट ऑफ द नॉर्थ, एक बहुत ही बड़ा चक्रवात आया। अब हरिकेन का मतलब होता है बहुत तेज़ हवाएं चलना, तो बहुत ही तेज़ हवाएं चलने लगी, एक चक्रवात आया जो कि नॉर्थ की तरफ से आया और यहाँ पे सब चीज़ों को उसने हिला दिया। रश्ड आउट, बहुत ही जोरों से नॉर्थ की तरफ से एक चक्रवात आया। द ओक स्टूड प्राउडली एंड फॉट अगेंस्ट द स्टॉर्म, अब जो ये शाह बबूल का पेड़ है ये खड़ा रहा, स्टैंड का पास्ट टेंस हुआ स्टूड,
तो स्टैंड खड़े रहना, खड़े होना, स्टूड खड़ा हुआ। तो ओक का जो वृक्ष है वो खड़ा रहा प्राउडली, घमंड के साथ, एंड फॉट, फाइट का पास्ट टेंस फॉट, और लड़ाई की उसने, अगेंस्ट द स्टॉर्म, इस तूफान के विरुद्ध उसने लड़ाई करी। वाइल, जबकि, द यील्डिंग रीड्स बाउड लो, जबकि यील्डिंग का मतलब होता है जो किसी के सामने हार मान लेता है या झुक जाता है, जब उसको पता है मैं इतना ताकतवर हूँ ही नहीं अपना साइज देखकर, ठीक है। तो रीड्स तो आपको पता ही है, पतले पतले, तो ये घास की वैरायटी है एक। तो उसने क्या किया, वाइल, जबकि, रीड्स, वाइल द यील्डिंग रीड्स, जो उनके सामने, तेज़ हवाओं के सामने झुक गई, बाउड लो, और झुक के बिल्कुल ही नीचे हो गई। द विंड रीडबल्ड इन फ्यूरी, अब विंड को बहुत ही गुस्सा आ रहा है यहाँ पे, तो रीडबल का मतलब हो गया दुगनी तेजी से बहने लग गई। रीडबल्ड, दुगनी तेजी से बहने लग गई, इन फ्यूरी, क्रोध के साथ, बिल्कुल गुस्से में बहने लग गई। एंड ऑल एट वंस, और अचानक, द ग्रेट ट्री फेल, और ये जो बड़ा सा ओक का पेड़ था वो गिर गया। फॉल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फेल सेकेंड फॉर्म, फॉल, फेल, फॉलन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, वो जो बड़ा सा वृक्ष था वो गिर गया। टॉर्न अप बाय द रूट्स, रूट्स मतलब जड़ें, जड़ों से वो बिल्कुल फट गया था, मतलब उखड़ के और फिर गिर गया था, क्योंकि हवाओं का बहाव इतना तेज था कि वो पेड़ को भी उन्होंने जड़ समेत ही उखाड़ के फेंक दिया। टॉर्न अप बाय द रूट्स, तो रूट्स कट गई, उसकी रूट उखड़ गई और वो नीचे गिर गया। एंड ले अमंग द पिटिंग रीड्स, और उसके बाद पेड़ जो है जब गिर रहा था तो वो कहाँ पे गिरा, ले, लाए का पास्ट टेंस है ले, लाए गिरना, और ले गिर गया, तो कहाँ पे, अमंग के बीच, द पिटिंग रीड्स, तो पिटी का मतलब होता है दया, और पिटिंग है दया के योग्य। रीड्स जो थी, जिसके ऊपर दया करता था, वो सहानुभूति दिखाता था और बोलता था कि तुम तो ताकतवर हो ही नहीं, अब वो गिरकर उन्हीं के बीच में पड़ा हुआ है। रीड्स तो बिल्कुल सही सलामत है, उनको तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो इधर से उधर बेंड हो जा रही हैं। जब हवा चल रही है तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और वो वैसे भी लड़ाई नहीं करती है जब उनको पता है कि जीतना है ही नहीं, तो पहले से ही वो क्या करती थी, दे यील्ड टू द फियरसम स्टॉर्म, तो वो इसके आगे, स्टॉर्म के आगे झुक जाती है। और अब ये देखिए, आयरनी देखिए, विडंबना देखिए कि जो घमंडी ओक का पेड़ है वो उन्हीं रीड्स के बीच में पड़ा हुआ है, जिसकी वो अब तक मजाक उड़ाता था, और उनकी ताकत का मजाक उड़ाता, उनके साइज़ का मजाक उड़ाता था, उन्हीं के बीच में गिरा हुआ मिला। दया के योग्य रीड्स जो है उन्हीं के बीच में अब गिरा हुआ है वो ओक का पेड़। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, बेटर टू यील्ड, अच्छी बात है कि हार ही मान लो, व्हेन इट इज़ फॉली टू रेजिस्ट, जब ये, इट इज़ फॉली, जबकि ये एक गलती होगी, टू रेजिस्ट, कि वो अपने से बहुत ही स्ट्रॉन्गर, मतलब कि ताकतवर चीज़ों को रोकना या उसका विरोध करना। इट इज़ बेटर टू यील्ड व्हेन इट इज़ फॉली टू रेजिस्ट, तो अच्छी बात है कि हार ही मान लो, जबकि ये गलती समझी जाएगी अगर आप उससे मुकाबला करोगे। दैन टू रेजिस्ट स्टबर्नली, दैन का मतलब देन अलग है, देन उसके बाद ये हुआ, और दैन जो है इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है, दैन मतलब ये या ये, तो क्या चीज़ है कि हार मान लो, दैन टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है मुकाबला करना, रोकना, स्टबर्नली ढीठ बनकर, एंड बी डिस्ट्रॉयड, और तब उससे क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तबाह हो सकते हो आप। तो अच्छी बात है कि सोच समझकर हम अगला कदम उठाया करें। इट इज़ बेटर टू यील्ड, अच्छी बात है कि अगर हम हार भी मान लें, जब हमको पता है कि अगर हमने कुछ गलत कदम उठाया तो उससे क्या होगा, ये गलती मानी जाएगी अगर हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। देन टू रेजिस्ट स्टबर्नली एंड बी डिस्ट्रॉयड, कि हम
बिना सोचे समझे ज़िद पर अड़े रहें और उसका मुकाबला करते रहें और तब हमारी तबाही हो जाए। जिस तरीके की ओक के पेड़ की हुई कि उसको पता लग गया, वो पहले कह रहा है कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, अब हवाएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हवा में तो बहुत ताकत है। जब उसको पता लगा कि हवा में कितनी ताकत है, रूट समेत, जड़ों समेत ही वो उखड़ के गिर गया। तो अच्छी बात है, अपनी दिमाग से काम लो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपना सोच बदलनी पड़ती है। तो अच्छी बात है कि अगर हम कभी कभी झुक भी जाएं दूसरे के सामने, कभी कभी हार मानना भी दूसरे के सामने ठीक होता है। हमेशा ज़िद पर अड़े रहना और तब दूसरों को रेजिस्ट करना हमारी तबाही का कारण भी बन सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने कहानी से कुछ सीखा होगा और काफ़ी सारे अच्छे वर्ड मीनिंग्स प्लस वोकैबलरी आपने याद की होगी। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो।